अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। एंड दोस्तों, आज की वीडियो ना थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, जहाँ पे मैं कुछ दिल की बातें करने वाला हूँ सैमसंग ब्रांड से। उनका गैलेक्सी A22 यूज़ करने के बाद मैं अपना फीडबैक दूंगा। और दूसरा, जो सैमसंग के ट्रू फैंस हैं ना, डाई हार्ड फैंस जिनको कहते हैं, उनके अक्सर कॉमेंट्स आते हैं कि भाई जब आप बेस्ट कैटेगरीज प्राइस कैटेगरी की वीडियोज़ बनाते हो तो चाइनीज़ ब्रांड को इंक्लूड करते हो, सैमसंग क्यों नहीं होता आपकी लिस्ट के अंदर? मतलब कोई पैसा वैसा कम मिलता है आपको, कमीशन कम मिलता है, सीन क्या है उस चीज़ का? तो मैं वो सारे सीन भी एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपको कहीं पर भी लगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ, आप मेरी बात से एग्री करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे आप सैमसंग पाकिस्तान को टैग भी लाजमी करना। एक चीज़ यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का मकसद ब्रांड को टारगेट करना नहीं है। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं, काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने कभी ब्रांड को टारगेट करके व्यूज़ लेने वाली चीप हरकतें नहीं की हुई। मैं सिर्फ ऑनेस्ट फीडबैक देता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, ताकि अगर कोई मेरे ओपिनियन से कोई स्मार्टफोन परचेज करता है तो उसका कीमती पैसा वेस्ट ना हो। तो बस मेरा ये मकसद होता है। गैलेक्सी A22 2 से 3 वीक पहले लॉन्च हुआ पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। OIS के साथ आ रहा है जी, सस्ते में OIS आ रहा है, तो यही चीज़ें सुनने को मिल रही थी। और प्राइस की एक्सपेक्टेशन थी कि 35,000 रुपये के नीचे आएगा, लेकिन जैसी प्राइसेस आई हैं यहाँ पे, डिवाइस हाईली ओवर प्राइस चली गई। मेरे हिसाब से 10,000 रुपये डिवाइस ओवर प्राइस्ड है। और मैंने उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि यार इस डिवाइस को मैं कवर नहीं करूँगा, बिकॉज हर बंदे को पता है यार डिवाइस ओवर प्राइस हो गई है। उसका रीज़न ये था कि कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस भी इंक्रीज़ हुए हैं मोबाइल इंपोर्ट के ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने अगर 7,000 रुपये इंक्रीज़ किया ना, 7,000 से उन्होंने 15,000 कर दिया है। सैमसंग ने उसके अंदर कुछ प्लस करके ही अपनी जो है ना फॉलोअर्स हैं, जो अपने डाई हार्ड फैंस हैं, उनको दिया है। मतलब ख्याल नहीं रखा गया प्राइस के अंदर। डिवाइस ओवर प्राइस चली गई है। अगर मैंने इसको कवर करना होता तो मेरी वीडियो आपको उसी दिन देखने को मिलती जिस दिन आपको बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो देखने को मिली। बहरहाल जो भी है, इस डिवाइस को मैंने परचेज़ किया। 6GB 128GB वाला वेरियंट है। इसके ऊपर मैंने 44,000 रुपये अपने एक्सपेंस किए हैं और यूज़ करने के बाद आपको फीडबैक देने वाला हूँ। रीज़न था इसको परचेज़ करने का कि अक्सर जो मुझे कमेंट आते हैं ना, 40,000 रुपये के अंदर एक बंदा कहता है मैंने सैमसंग की डिवाइस लेनी है, कोई मुझे सैमसंग की डिवाइस आपने बतानी और कोई नहीं बतानी, और डिवाइस भी वैल्यू फॉर मनी चाहिए, मैंने गेमिंग भी करनी है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। अब इस रेंज के अंदर सैमसंग की डिवाइस है कोई नहीं वैल्यू फॉर मनी जो मैं आपको रिकमेंड करूँ। चाइनीज़ डिवाइसेज रिकमेंड करूँ तो फिर कहते हैं कि चाइनीज़ डिवाइसेज क्यों रिकमेंड कर रहे हो। तो ये कुछ ऐसे हालात बन गए थे, फिर मैंने इसको परचेज़ किया और अभी मैं इसको आपको फीडबैक दे रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो है इसका कैसा निकल के आता है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटीज़ डिवाइस की प्राइस रेंज को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। मतलब एक तो प्लास्टिक की बिल्ड है, दूसरा लो क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे मुझे लग रहा है यूज़ किया गया। उसका रीज़न ये है कि कुछ ही दिनों के अंदर स्क्रैचेस आ गए हैं। एक तो डब्बे के अंदर केस भी नहीं दिया गया और फ्रंट के ऊपर कोई प्रोटेक्टर भी आपको देखने को नहीं मिलता। ये दो ऐसी कंप्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं जो डब्बे में से ना निकले तो मार्केट से मिल ही नहीं रही होती स्टार्ट के अंदर। तो मैंने इसको मतलब परचेज अपना करके निकाला और मैं यूज़ कर रहा हूँ। स्क्रैच आ गए हैं, बुरी तरह रगड़ी गई है बैक, इसकी स्मजेस भी पड़ जाते हैं। मुझे सम टाइम देख के बड़ा ऑकवर्ड फील आता है डिवाइस को। और बिल्ड क्वालिटी, अब अगर मैं चाइनीज़ ब्रांड के अंदर दिखाऊँ ना, तो कोई 32,000 रुपये का ये फ़ोन है, कैमन 17 प्रो। इसकी बिल्ड काफ़ी प्रीमियम, आल दो उसकी भी प्लास्टिक है, लेकिन उसकी जो फिनिश है, जो बिल्ड है, वो काफ़ी प्रीमियम नज़र आती है। इसकी बिल्ड को अगर आप पीछे से प्रेस करें ना A22 की, तो अंदर को प्रेस भी होती है। तो ये यहाँ पे सारे सीन है। और जो डिज़ाइन है वो भी A12 जो 7 मंथ पहले आया था उसी के डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया गया। डिज़ाइन को इनोवेट नहीं किया गया लाइक जैसे पहले A32 के अंदर किया गया था। तो यहाँ पे वही पुराना डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो डिज़ाइन भी पुराना है, बिल्ड क्वालिटी भी मुझे लो लगी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस डिवाइस से। अब जो डिस्प्ले है इस फ़ोन का, वहाँ पे भी चीज़ें कुछ हजम नहीं होती। लाइक एक 720p का पैनल है, 44,000 मैंने एक्सपेंस किया हुआ इस डिवाइस के ऊपर। अब देखें, ठीक है 90 हर्ट्ज दे दिया, एक स्मूथ फील आता है डिवाइस का, स्वाइपिंग स्क्रॉलिंग का जो एक्सपीरियंस है। लेकिन 720p का यहाँ पे रेजोल्यूशन और जो 274 का एक लो PPI डेंसिटी है ना, डिस्प्ले मुझे क्रिस्प नहीं लगा इस फ़ोन का। मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से भी जस्टिफाई नहीं करता। अगर 35 के नीचे इसकी प्राइस होती तो फिर चीज़ें वहाँ पे कुछ मतलब जस्टिफाई करना स्टार्ट हो जाती, लेकिन 44,000 इसके ऊपर समझ से चीज़ें बाहर है। तो सैमसंग को रेजोल्यूशन भी इंप्रूव करना चाहिए था। अब ठीक है, सैमसंग सुपर एमोलेड पैनल बनाता है, दुनिया के अंदर नंबर 1 है इसके अंदर, और दूसरे ब्रांड सैमसंग से वो पैनल परचेज करते हैं और इस सेगमेंट के अंदर वो अच्छे फीचर्स के साथ वो ऑफर कर देते हैं। एमोलेड पैनल विद 120 हर्ट्ज दे देता है आपको रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर, 44,000 रुपये में मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे क्या चीज़ें ऑफर की जा रही हैं, 2021 है तो समझ से बाहर है। दूसरा, ये जो यू शेप नॉच है ये भी एक पुराना ट्रेंड है। आपको पंच होल का यहाँ पे आपको पता लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं, तो पंच होल भी नहीं दिया गया। चिन का एरिया भी बहुत ज़्यादा वाइडर है, तो डिस्प्ले को देखते हुए ना एक प्रीमियम फील आता ही नहीं जितना आप प्रीमियम इसके ऊपर पे कर रहे हो। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। गुरिल्ला ग्लास की कौन सी प्रोटेक्शन है नहीं पता। आल्दो ब्राइटनेस अच्छा डिस्प्ले का 600 निट्स का यहाँ पे ब्राइटनेस है। इंडोर आउटडोर के अंदर जो ब्राइटनेस है वो ठीक रहती है। ब्राइटनेस को लेके कोई इशू नहीं है, जस्ट डिस्प्ले के डिज़ाइन को लेके, इसकी चिन को लेके और इसके मेन यहाँ पे रेजोल्यूशन को
लेके बहुत मसले हैं। सैमसंग को प्राइस अगर इतनी प्रीमियम रखनी थी ना, तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी यहाँ पे प्रीमियम उसको देनी चाहिए थी। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो रैम आपको 2 वेरिएंट्स LPDDR4X वाले देखने को मिलते हैं, और जो स्टोरेज है यहाँ पे आपको सैडली eMMC वाली देखने को मिलती है। अब eMMC स्टोरेज जो है पुरानी स्टोरेज टाइप है, रीड टू राइट की स्पीड इसकी स्लो होती हैं, और 44,000 के अंदर ये ऑफर की जा रही है। सबसे बड़ा जो सेटबैक यहाँ पे होगा को एप्लीकेशन ओपनिंग टाइम कम रहेगा। जैसे जैसे आप डिवाइस को यूज़ करते जाएंगे, इसके अंदर जो स्पेस है वो फिलअप होती जाएगी, तो डिवाइस जो है ऐसे लगेगा जैसे उसने नशे स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस तरह की कुछ आपको फील नज़र आएगा। ऐप पे क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो आंखें खोल के ऊपर को आएगी। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो ये होता है कि जो UFS स्टोरेज है ना, उसकी रीड टू राइट की स्पीड्स अच्छी होती हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पे UFS स्टोरेज आज के टाइम पे 2021 के अंदर इस डिवाइस के अंदर होनी चाहिए थी। अगर मैं परफॉर्मेंस की तरफ आता हूँ A22 की, तो यहाँ पे आपको Helio G80 का चिपसेट देखने को मिल रहा है। तो मैंने जितने पैसे पे किए हुए हैं इस डिवाइस के लिए, G80 का चिपसेट वहाँ पे अंडर पावर्ड है। आल्दो आपके डे टू डे रूटीन टास्क हैंडल कर लेगा कुछ हद तक, आपको डिसेंट गेमिंग भी कुछ हद तक करवा देगा, लेकिन जितना मैंने प्राइस पे की है मुझे उस हिसाब से वैल्यू नहीं मिल रही। कंपटीशन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पे नहीं दी जा रही मुझे, लाइक दूसरे ब्रांड बेटर दे रहे हैं। अब ये जो G80 चिपसेट इसके अंदर है, दूसरे ब्रांड आपको 19-20 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर दे देते हैं। दूसरे ब्रांड आपको 30 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर G95 दे देते हैं, G90T जैसे चिपसेट दे देते हैं। सैमसंग उससे भी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर रहा है और आपको चिपसेट एक अंडर पावर्ड दे रहा है। ठीक है, सैमसंग प्रीमियम ब्रांड है, ब्रांड वर्थ अच्छी है, रीसेल अच्छी है सैमसंग की, लेकिन अगर प्रीमियम आप चार्ज कर रहे हो तो कंपटीशन के हिसाब से चीज़ें तो वो दो ना जो वैल्यू फॉर मनी हो। तो ये चिपसेट जो है ये इंप्रूव होना चाहिए था। अब इस चिपसेट के अंदर eMMC स्टोरेज का सपोर्ट है, UFS स्टोरेज कोई चिपसेट सपोर्ट नहीं करती। 1080p की आपको यहाँ पे 60 FPS की रिकॉर्डिंग इसके अंदर देखने को नहीं मिलती, चिपसेट सपोर्ट करता है उसके अंदर, आल्दो 4K रिकॉर्डिंग को ये चिपसेट सपोर्ट नहीं करता। तो ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। प्राइस रेंज के हिसाब से जो चिपसेट है वो एक अच्छा आपको मिलना चाहिए था इस रेंज में। अगर कैमरास के ऊपर आऊँ तो बैक साइड पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। बेसिकली 12 मेगापिक्सल का सेंसर होता है, पिक्सल बिनिंग के ऊपर काम करता है। और बाई डिफ़ॉल्ट अगर फोटोज़ क्लिक करेंगे कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद तो 12 मेगापिक्सल के ऊपर क्लिक होंगी। मैंने 12 मेगापिक्सल के ऊपर यहाँ पे क्लिक किए हैं, जैसे नॉर्मल यूज़र क्लिक कर सकता है फोटो को। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का डेप्थ, 2 का मैक्रो, फ्रंट सेल्फी 13 मेगापिक्सल की। आइए मैं आपको कंप्लीट कैमरा सैंपल दिखाता हूँ। इसका OIS जो फीचर है वो भी मैंने टेस्ट किया हुआ है, तो उन्हीं सैंपल्स की बेस के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। अगर कैमरास की बात करें ना Galaxy A22 के, तो काइंड ऑफ डिसेंट परफॉर्म करते नजर आए। मैंने इसको डे लाइट के अंदर फोटोग्राफी की, अच्छी डिटेल्स निकल के आ रही थी यहाँ पे। और ये जो फोटोज़ हैं OIS डिसेबल था, फोटो क्लिक की थोड़ी शेकी थी। जैसे ही OIS को इनेबल किया तो ये फोटोग्राफी के अंदर भी काम करता हुआ नजर आया, फोटो स्टेबल नजर आई, शेकी नहीं आती। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो काइंड ऑफ डिसेंट डिटेल मैं कह सकता हूँ, लेकिन एज डिटेक्शन हल्का फुल्का कहीं पे हिट एंड मिस हो रही थी। लाइक इस वीडियो के अंदर मेरी जो बाजू है वो ब्लर होते हुए नजर आ रही है आपको। और इस इमेज के अंदर अगेंस्ट द लाइट और एक्सपोजर को मेंटेन नहीं कर रहा था कैमरा। जैसे मैंने टैप टू फोकस किया वो ज़्यादा अंडर एक्सपोज कर गया। और उसके अलावा अगर मैं आपको ये इमेज दिखाऊं तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड वाली ठीक थी, लेकिन जैसे मैंने टैप टू फोकस किया ना दूसरे कैमरा में, वो ब्राइट कर देता, यहाँ पे अंडर एक्सपोज हो जाती हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा जो डिटेल्स आ रही थी फोटोग्राफी के अंदर ठीक थी। अब इस इमेज के अंदर थोड़ा सा येलो स्क्रीन टाइम, मतलब थोड़ी ना इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, लेकिन डिटेल्स अच्छी हैं। अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं लगानी। सॉफ्ट थोड़ी सी इमेज आती है, लेकिन ठीक है, गुजारा कर जाएगी, अब मैं ये कह सकता हूँ। और ये है OIS का फीचर, काफ़ी कमाल काम करता है, कोई क्रॉप सेंसर नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस फीचर। बाकी है कि वीडियोग्राफी में 4K रिकॉर्डिंग और उसके अलावा 1080p 60 FPS तो एटलीस्ट देनी चाहिए। 1080p 30 FPS दिया है इन्होंने। ये भी ये स्लो मोशन देखें, 720p 120 FPS के ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो रेजोल्यूशन लो है तो क्वालिटी मज़े की नहीं इतनी निकलती, जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं। सेल्फी की बात करूँ तो अच्छी सेल्फीज थी, डे लाइट के अंदर डिटेल्स अच्छी आ रही थी और कलर्स नेचुरल थे, शार्पनेस अच्छा था। पोर्ट्रेट में एज डायरेक्शन भी ठीक काम करती हुई नज़र आई। अब यहाँ पे HDR ऑन है तो आपको स्काईज नज़र आ रहे हैं बैक साइड के ऊपर, लेकिन जैसे ही मैं ऑन करूँगा पोर्ट्रेट मोड, बिकॉज यहाँ पे HDR काम नहीं करता, तो बैकग्राउंड के अंदर जो हाइलाइट्स हैं वो आपको ब्लोन आउट देखने को मिलती हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। और बाकी इस रेंज के जो कैमराज हैं वो मेंटेन कर लेते हैं बैकग्राउंड को। अब ये फ्रंट कैमरा से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे 1080p 30 FPS मैक्सिमम रिकॉर्डिंग है, और यहाँ पे OIS किसी भी टाइप की स्टेबलाइजेशन काम करते हुए नज़र नहीं आती। तो कैमरा के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वीडियोग्राफी के वो मिसिंग है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि कैमराज मुझे काइंड ऑफ डिसेंट परफॉर्म करते हुए नज़र आए इसके।
अगर मैं कुछ मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को इंक्लूड करूँ तो 720p के ऊपर कैसा एक्सपीरियंस निकल के आता है ये आप सबको पता है। मतलब इतना मज़े का नहीं है डिस्प्ले, इतना मुझे क्रिस्प नज़र नहीं आया। PPI डेंसिटी इसकी लो है जैसे मैंने पीछे हाईलाइट की, तो डिस्प्ले के ऊपर एटलीस्ट जो 1080p का रेजोल्यूशन है ना वो होना चाहिए था इसके ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जस्टिफाई किया जाए जी जो 720p डिस्प्ले है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई जिस बंदे ने पैसे स्पेंड करने हैं ना 44-45 हज़ार रुपये अपनी कीमती पैसे स्पेंड करने हैं उसको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो 1080p का यहाँ पे रेजोल्यूशन सैमसंग को देना चाहिए था इस फ़ोन के अंदर, आप एक प्रीमियम चार्ज कर रहे हो। दूसरा ये कि वाइडवाइन 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसके अंदर। OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर पता नहीं क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, बहरहाल सपोर्ट था इसके अंदर, मैंने आपको बता दिया, मैंने इसको टेस्ट नहीं किया। अब दूसरा ये है कि अगर मैं स्पीकर आउटपुट की बात करता हूँ तो सिंगल स्पीकर है जी नीचे वाली साइड पर। यहाँ पर भी जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये डिवाइसेज हैं स्टीरियो स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं, तो स्टीरियो स्पीकर भी मिसिंग है। ऑल्दो साउंड एवरेज निकल आता है। ऑडियो जैक के थ्रू जो हैंड फ्री का साउंड है ना वो अच्छा निकल के आता है, बिकॉज डोल्बी एटमॉस का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ अगर कनेक्टिविटी की बात कर लेता हूँ तो ठीक है, कनेक्टिविटी कॉल्स के ऊपर ठीक था, सिग्नल्स रिसेप्शन ठीक था, वाईफाई रिसेप्शन इसका ठीक था, इंटरनेट ठीक चल रहा था, लेकिन कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट नहीं है इस फ़ोन के अंदर। तो ये भी चीज़ है। अगर कॉल रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो आपको सैमसंग का One UI का डायलर देखने को मिलता है, गूगल डायलर नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मैंने इसको चेक किया, मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया। उसका रीज़न क्या मुझे लगता है, उसका रीज़न मुझे लगता है सॉफ्टवेयर वाली साइड के ऊपर। अब इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो आपको One UI 3.1 देखने को मिलता है। सैमसंग की जो UI है नो डाउट ये क्लीन UI है, एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। यहाँ पे सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी देखने को मिलती है, तो डिवाइस के अंदर जो प्राइवेसी वगैरह के सीन है वो ठीक ठाक मतलब सेफ्टी वाली साइड पे रहते हैं। लेकिन ये जो One UI है ये कोर वर्जन है, मतलब जो एक फुल वर्जन होता है ना One UI का वो नहीं आपको देखने को मिलता, कोर वर्जन है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो कुछ जो फीचर हैं One UI कंप्लीट वाले वर्जन के वो यहाँ पे आपको मिसिंग देखने को मिलते हैं। अब जो मेन फीचर है कि नॉक्स सिक्योरिटी है इसके अंदर, लेकिन आपको सिक्योर फोल्डर देखने को नहीं मिलता। मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर यहाँ पे कहीं पे देखने को नहीं मिला। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो फीचर्स हैं अगर हुए तो मैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ऐड कर दूँगा, आप देख रहे होंगे इस चीज़ को। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है सॉफ्टवेयर साइड पर, लेकिन एटलीस्ट One UI का जो कंप्लीट वर्जन था ना वो यहाँ पे होना चाहिए था जैसे आपने A32 के अंदर दिया है। बाकी अपडेट वाली साइड से सैमसंग का फ़ोन ठीक रहता है। यहाँ पे आपको मेजर OS के अपडेट्स भी देखने को मिल जाते हैं और जो सिक्योरिटी पैचेस हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं कोई 2-3 साल के। बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी की यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ी कॉस्ट कटिंग का फैक्टर मुझे देखने को मिला। लाइक एक सुपर एमोलेड पैनल है, 44,000 मैंने पे किया हुआ है, तो मुझे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। साइड माउंटेड देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर मैं स्पीड्स की बात करूँ तो मुझे अनएक्सपेक्टेडली स्लो देखने को मिली। ये सैंपल आपके सामने चल रहे हैं इस टाइम पे। तो अगर मैं अदर ब्रांड्स की बात करूं जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर को इंप्लीमेंट करते हैं तो उनकी स्पीड्स अनलॉकिंग काफ़ी फास्ट देखने को मिलती है। ये मैं कोई स्पॉन्सर्ड नहीं यहाँ पे चीज़ें कह रहा हूँ, ये एग्जांपल आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ सारी। और अगर मैं इसके फेस आईडी की बात करता हूँ तो वो भी मुझे स्लो काम करता हुआ नज़र आया। मतलब डिवाइस को बटन प्रेस करने के बाद फेस की तरफ करो तो टाइम ले जाता है, तो स्लो परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। तो ये चीज़ें यहाँ पर इंप्रूव होनी चाहिए थी। अगर बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है, कैपेसिटी वाइज ठीक है, लेकिन 15 वाट की चार्जिंग मिलती है। डब्बे में चार्जर भी 15 वाट का है और सैमसंग इसको 2021 के अंदर कह रहा है फास्ट चार्जिंग। मतलब हिसाब लगाएं, जहाँ पे दूसरे ब्रांड आपको 30-33 वाट की चार्जिंग दे रहे हैं, इवन 40,000 रुपये के अंदर आपको 65 वाट की चार्जिंग देखने को मिल रही है, सैमसंग यहाँ पे 15 वाट की चार्जिंग देती है। और 0 to 100 ये डिवाइस को 2-2.5 घंटे ले जाती है। मेरे इंपॉर्टेंट 2-2.5 घंटे ज़ाया होते हैं इसके अंदर। तो सैमसंग को चाहिए था कि एटलीस्ट यहाँ पे 25 वाट की जो चार्जिंग है ना अपनी वो ही प्रोवाइड कर देते हैं, बिकॉज प्राइस यहाँ पे प्रीमियम चार्ज की जा रही है। और एक चीज़ और मैं दिखा दूँ आपको, ये देखें वायर जो है सैमसंग की, ये सैमसंग की वायर है और ये किसी चाइनीज़ फ़ोन की वायर है। इसकी लेंथ में आपको दिखाऊँ तो ये देखें साइड बाय साइड सैमसंग की वायर भी छोटी है। मतलब तार देने के अंदर भी इतनी कंजूसी, यार एटलीस्ट तार ही पूरी डाल दो डब्बे के अंदर। अगर मैं अपने फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो गैलेक्सी A22 जिस प्राइस के अंदर आता है, जो फीचर ऑफर करता है, एक हाईली ओवरप्राइस्ड डिवाइस है, अच्छी वैल्यू आपको नहीं मिलती और ये डिवाइस मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। अगर आप सैमसंग के डाई हार्ड फैन भी हैं फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपका ये जो बजट है किसी ऐसी डिवाइस पर स्पेंड करें जहाँ पर आपको अच्छी वैल्यू मिले दूसरे ब्रांड की तरफ से। आप सैमसंग के साथ मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, जो मेरा ऑनेस्ट फीडबैक था वो मैंने आपको दे दिया। यहाँ पे कंपटीशन को हम लोग देख रहे होते हैं ना, इसी की बेस के ऊपर हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं।
हैं, वैल्यूएट कर रहे होते हैं वैल्यू फॉर मनी को, तो ये इस चीज़ में नहीं मिलती। अब OIS करने की वजह से, सिर्फ एक फ़ीचर की वजह से आप इस डिवाइस को सेल नहीं कर सकते। काफ़ी ऐसे फीचर हैं जो बहुत ज़्यादा हद तक डाउनग्रेड है, तो चीज़ें सैमसंग को इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। कोशिश यही होती है हमारी कि अगर किसी ब्रांड को फीडबैक दिया जाए तो वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, ताकि अगर ब्रांड डायरेक्शन ठीक करना चाहे, इंप्रूव करना चाहे चीज़ों को, तो वो कर सके। अब ये सैमसंग के ऊपर है कि वो इसको दिल पे लगाता है या दिमाग से इसके ऊपर सोचता है। तो बहरहाल जो मेरा फीडबैक था वो मैंने आपको दे दिया। आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि मैं अगर प्राइस लिस्ट के अंदर वीडियोस बनाता हूँ तो वहाँ पे क्यों सैमसंग की डिवाइसेस नहीं आती। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।